नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा व्यस्तता थी और तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए, मैंने आपसे कहा था जब मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो दिया था कि जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस 2020 में हमारे नोट्स से सीधे सीधे आए थे। और मैं आप लोगों को डेली जो कहता रहता हूँ कि आप लोग मेरे नोट्स लीजिए, तो बहुत से लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक प्रूफ दिखा दिया जाए, आप लोग जिससे समझ जाएं इसको। अन्यथा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देखिए, ये चैनल हमेशा ही आपके लिए सहायताबद्ध है और आपको सबसे बेस्ट बनाना चाहता है, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं आपको सबसे बेस्ट हिंदी, जीएस और करंट की नोट्स प्रदान करता हूँ। इसके साथ साथ लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी उपलब्ध है, यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए उपलब्ध है, आरओ मेंस 2016 के लिए भी नोट्स उपलब्ध हैं। जिसको लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके नोट्स लिख दे, और जिस नोट्स के लिए चाहिए वो नोट्स आप लोग टाइप ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस 2020 में बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स का एक वीडियो अलग से बना के दिखाया था, जिसमें लगभग 30 में से 24 से 25 प्रश्न सीधे सीधे हमारे कुछ नोट्स से आए थे, जो मैंने करंट अफेयर्स की नोट्स दी थी। इसके अलावा जीएस के भी क्वेश्चंस आप लोग देखिए। बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो जनजातियों वाला और अवस्थिति वाला दिया गया है, इसको आप लोग देख ही लीजिए। इसमें तो ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। लेकिन ये मेरी नोट्स में आपको मिला। जिन्होंने मेरी नोट्स ली है उन्होंने देखिए यहाँ पर टोडा मैंने लिखा है, नीलगिरी पहाड़ी पर तमिलनाडु की ये जनजाति है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने इसको मेंशन किया है, बिरहोर। देखिए, बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। अंगामी नागालैंड की बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। ठीक है, खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ओके, तो जिन्होंने इसको लिया होगा उनका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन यही था, हिमालय पार नदी, ट्रांस हिमालय की नदी कौन है? इसमें भी सतलज सही है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे नोट्स में साफ साफ लिखा है कि सतलज नदी जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है, तिब्बत के पठार से। और तिब्बत के पठार ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ना कि हिमालय का। ओके, तो और सब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब देखिए, सब भारत में ही सबका उद्गम है। यहाँ पर चाहे रावी हो हिमाचल प्रदेश में, झेलम हो जम्मू कश्मीर से, ये सब हिमालय का ही भाग है। ओके, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और उससे संबंधित राज्यों के बारे में सूची थी। इंद्रावती, मोल्यम, कलेसर और बेतवा। आप लोग देखिए मेरे नोट्स में चारों है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोल्लम। देखिए, गोवा में महावीर मोल्लम। ओके, हरियाणा में देखिए यहाँ पर कालेसर मैंने लिखा है, हरियाणा में कालेसर है। इसके अलावा झारखंड में देखिए बेतला है या बेतवा, और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। ओके, तो चारों के चारों मेरे नोट्स में सीधे सीधे लिखे गए हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को, बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं, खासकर बहुत से हमने देखा है जो मैसेज करते हैं कि क्या आप 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपकी नोट से आएगा? देखिए, गारंटी लेने की कोई बात ही नहीं है। नोट्स अगर अच्छी है तो अपने आप ही उससे क्वेश्चन आएंगे, और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं बढ़िया मटेरियल उनको नहीं मिला है, वो लोग बिल्कुल देर ना करें। नोट्स आज ही के आज लें और उसको 1 से 2 बार पढ़ डालें, अपनी राइटिंग में लिख डालें। निश्चित रूप से आपको इसके अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और उत्खनन शहर देख लीजिए यहाँ पर, ताबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेल्लारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा और बॉक्साइट कटनी। ऑप्शन सी ही इसमें सही है। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास सब कुछ था। यहाँ पर भारत की प्रमुख खनिज खानों में देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों इसमें दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर जैसे जो ऑप्शन इसमें जो नहीं मैच है सुमेलित, वो है तांबा। देखिए, तांबा के लिए मलाजखंड, खेतड़ी, मूसाबानी ये सब बहुत प्रसिद्ध है, चित्रदुर्ग नहीं प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यमुना की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पश्चिम से पूर्व पूछा है। जिन्होंने मेरे नोट्स लिए एकदम साफ साफ देखिए, इसमें मैंने फिगर में बनाया है, इधर पश्चिम इधर पूर्व। देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, एकदम सीधा सीधा इसमें लिखा गया है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी नोट्स बनाई गई हैं।
इसके बाद ये देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, इसको भी मैंने सीधा सीधा आपको एक साथ ही ये चारों दे दिया था, बागियो, हरिकेन, टाइफून, विली विली। यहाँ पर देखिए हरिकेन, बागियो, टाइफून, विली विली, सब देखिए चारों के चारों आपको यहाँ पर मिलेंगे चक्रवात वाले पोर्शन में विश्व भूगोल में। इसके बाद अगला है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है कहाँ पर। इसका आंसर भूमध्य सागरीय ही होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका प्रूफ भी देखिए सीधा सीधा मेरी नोट्स में देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में यहाँ पर देखिए ग्रीष्मकालीन गर्म और उष्ण रसीले फलों और स्वास्थ्यवर्धक शीतकाल के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय जलवायु। ओके, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ विस्तार है, सब कुछ विस्तार से लिखा गया है आपको। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक ऐसी नोट्स है जिसको आप आंख बंद कर जिस पर विश्वास कर सकते हैं और प्रेफर कर सकते हैं इसको। ओके, अगला देखिए, इसको भी देखिए, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए मैंने सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के बारे में लिखा है, और वो क्या लिखा गया है, वह प्रक्रिया जिससे किसी तालाब या झील में लगातार पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है यानी संवर्धन होता रहता है, उसी को सुपोषण कहते हैं। तो ये भी जिन्होंने मेरी पढ़ा है वो लोगों ने इसका आंसर भी सही किया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। सबसे अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हिंद महासागर से अगुलहास धारा गर्म धारा है, यही है। इसके अलावा भी जो 3 धाराएं थी उसको देख लीजिए आप, फ्लोरिडा, कनारी और क्यूराइल की धारा। देखिए क्यूराइल की धारा और इसके अलावा फ्लोरिडा की धारा और कनारी की धारा, ये सब किससे संबंधित है, ये सब अटलांटिक महासागर से संबंधित है, और क्यूराइल की धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। ओके, तो ये इसमें मिल गया। इसके बाद इसको देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ में कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, हाथी, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता, चारों के चारों आपको मेरी नोट से मिलेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, पूरा सब कुछ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में विस्तार से दिया गया है। इसके बाद हाथी परियोजना 1992, इसके बारे में भी पूरा विस्तार से दिया गया है। इसके बाद देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता पर जितने सम्मेलन हुए हैं सब के बारे में विस्तार से हमने अपनी नोट्स में दी है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, चारों के चारों आपको मेरी नोट्स में मिल रहे हैं। ओके, देखिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, आप लोग वहाँ पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र। आसान सा है, मैंने पूरा जैव भू रसायन चक्र के बारे में यहाँ पर बताया ही है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अजैविक घटकों के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का प्रवाह, और इसमें कई प्रकार के चक्र होते हैं, तो वही है, इसमें क्या लिखा है कि विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या है, जैव भू रसायन चक्र है। ओके, अगला, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। ऑप्शन बी सही होगा। कैसे सही होगा, प्रूफ देखिए मेरी नोट से। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक चैप्टर ही है, उसमें हरित गृह प्रभाव देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ओके, देख लीजिए एकदम सीधा सीधा लिखा है, कहीं भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप लोगों ने मेरी नोट्स ली होती। लेकिन आप लोगों ने शायद सीरियसली नहीं लिया, बहुत से लोगों ने लिया है, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों ने लिया है उनके रिस्पांस काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो आर ओ ए आर ओ परीक्षा में देख रहे हैं, हम बी ई ओ परीक्षा में देख रहे हैं, या यूपी पीसीएस में देख रहे हैं, सभी के रिस्पांस काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, पर्वत और देश से संबंधित। देखिए एटलस कहाँ पर है, एटलस मोरक्को में है, किलिमंजारो, चिम्बाराजो और पिरेनीज। इसमें देखिए एंडीज में देखिए यहाँ पर है, चिम्बाराजो इक्वाडोर में, सीधा सीधा उसमें लिखा है। इसके अलावा पिरेनीज देखिए स्पेन और फ्रांस की सीमा ही बनाता है, ये भी मेंशन है। एटलस देखिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में विस्तृत है, ये भी वहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर देखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया में विस्तृत है। ठीक है, तो चारों के चारों आपको मेरी नोट से इसमें मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा प्रश्न था। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, टेन उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है ये। यहाँ पर देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी मेरे नोट्स में मेंशन है, लेकिन यहाँ पर मैंने गलती से इंडोनेशिया लिख दिया है, उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो मेरी नोट्स में इंडोनेशिया के बाद जब मैंने मलेशिया के बारे में लिखा है तो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध ये किंटा केलांग घाटी की खान है, टिन उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और सीधा सीधा मेरी नोट्स में वो मेंशन है।
अगला, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा पर स्थित सभी देशों का मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और प्रधान इस देशांतर पर भी जितने देश हैं सबका यहाँ पर मेंशन हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। बहुत ही आसान है, मेरे आपको नोट्स में सब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पंचायत भाग 9 में है, ऑप्शन इसमें जो होगा वो सही है। ओके, कहने का मतलब ये है कि देखिए आप लोगों ने अगर मेरी नोट्स ली होती तो आपको एक ही जगह सब कुछ पढ़ने को मिलता, और ऐसा पढ़ने को मिलता कि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाते। मेरा दिखाने का सीधा सीधा उद्देश्य यही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने शायद सीरियसली नहीं लिया होगा, बहुत से लोग मुझसे प्रूफ मांग रहे थे, तो ये प्रूफ है उसका। ओके, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी सारी नोट्स उपलब्ध हैं, सब कुछ लेटेस्ट है, अपडेटेड है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि अब देर करेंगे तो फिर बहुत ही परेशान हो जाएंगे। चाहे आपको लोअर के लिए लेना है, RO के लिए लेना है, BEU के लिए लेना है, या फिर UPPCS प्री 2021 के लिए लेना है, सब कुछ उपलब्ध है हमारे पास, ले लीजिए। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। सीधा सीधा मेरे नोट्स में देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सारा कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। अगला, निम्न में कौन बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा इसका आंसर मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। बहुलक के चैप्टर में यहाँ पर देखिए थर्मोप्लास्टिक में पॉलीस्टायरिन, पॉलीथीन, नायलॉन, PVC और टेफ्लॉन, ये सब थर्मोप्लास्टिक है और वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पॉलीस्टायरिन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरिन, टेफ्लॉन और पॉलीथीन तीनों थे और नियोप्रिन नहीं था, तो नियोप्रिन ही सही होगा। ओके, अगला, निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में दिया गया है, ना कि अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, क्षेत्रफल और सीमा तथा नाम में परिवर्तन दिया गया है, जो कि यहाँ पर वो कह रहा है नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन, जबकि नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अगला, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है। अमाशय इसमें सही होगा। कैसे सही होगा, यहाँ पर देखिए, प्रोटीन का सबसे पहले पाचन अमाशय में ही होता है। देखिए अमाशय, दूध की प्रोटीन केसिन को ठोस प्रोटीन में बदलना, रेनिन एंजाइम का अमाशय में ही ये काम है, और अमाशय से ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए रेनिन और पेप्सिन जो एंजाइम है, ये प्रोटीन को ही पेप्टोन्स और कैल्शियम पैराक्सिनेट में बदलते हैं। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, नोट्स में हमारे मेंशन है। इसमें केवल 3 होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, और बाकी सभी में संसद की भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सब कुछ दिया गया है। ये का राष्ट्रपति को कभी भी संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। बहुत ही आसान है, बेरी बेरी, नोट्स में मेंशन है ये भी। इसके अलावा पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन, ये राज्य निर्वाचन आयोग में मेंशन है। और ये है विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए कौन सा जिम्मेदार है, विटामिन के। यहाँ पर देखिए, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होता है, इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयोग शामिल है। और देखिए यहाँ पर पंचायत चुनाव सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल कोई भी उपबंध बना सकता है। ये हमने पंचायत चुनाव वाले चैप्टर में नगर पालिकाओं में मेंशन किया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, किसका, CBC का, केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि ये एक सांविधिक संस्था है, 2003 में से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। ओके, ये कार्यपालिका के प्राधिकार से मुक्त होती है, यहाँ पर वही सही होगा, CBC। इसके अलावा देखिए विटामिन के बारे में जो भी मैंने बताया था, विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना, यही इसकी कमी से रोग ही होता है। तो विटामिन के जिम्मेदार है रक्त का थक्का बनने के लिए। ओके, आगे, मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न आया था, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए सब कुछ है, यहाँ पर
देखिए शरीर का संतुलन बनाए रखना ये मस्तिष्क का काम है। इसके अलावा हृदय स्पंदन की गति को बनाए रखना ये भी मस्तिष्क का काम है। तो यहाँ पर दोनों सही होगा। ओके। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये तो खैर क्वेश्चन ही गलत है, इसका जो आयोग ने आंसर की दिया है इसमें चारों सुमेलित हैं, चारों इसमें सही हैं और ये चारों भी आपको मेरी नोट्स में ही मेंशन मिलेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन, कौन एक सुमेलित नहीं है, इसमें देखिए महात्मा न्यायवादी भाग 13 में नहीं है। इसके अलावा कृत्रिम पदार्थ इसमें फाइब्राइन होगा और संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कौन सा नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसको मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदर्शन में परफॉर्मर में दिया गया है, ये भी हमारी नोट्स में आपको मेंशन मैंने दिखाया था करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, 12। अब इसका हम अगर हम प्रूफ देखें, देखिए संसदीय समितियों में देखें तो जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी है। इसके बाद होती है लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। ओके, ये सब आपको मेरे नोट्स में मेंशन मिलेगा। इसके अलावा देखिए भाग 13 जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, ना कि महान्यायवादी से या नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। तो ये भी आपको मेरे नोट्स में मेंशन मिलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन वहाँ पर और था कि नीला थोथा और ये चांदी वाला। इसके अलावा ये देखिए नागरिकता भाग 2 भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन ये भी देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें सीधे सीधे मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अन्य नियुक्ति, यहाँ पर देखिए राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर 12 लिखा है और वही क्वेश्चन सीधा सीधा आपके उसमें आया था, ये देखिए यहाँ पर। ओके, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, किसमें, केशवानंद भारतीवाद में। इसका भी प्रूफ हमारे पास है। यहाँ पर देखिए मूल ढांचा केशवानंद भारती के 1973 में दिया गया और इसमें कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं करता था जिससे उसके मौलिक ढांचा नष्ट हो। ठीक है, तो देखिए सब कुछ आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, बस विश्वास करना होगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मेरे नोट्स में मिल रहे हैं। अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, अनुच्छेद 39 से 40, 44, 48। तो यहाँ पर अनुच्छेद 48 नहीं सुमेलित होगा क्योंकि अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से जोड़ना और पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन से संबंधित है, जबकि जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है, जो कि सीधा सीधा हमारी नोट्स में दोनों एक साथ मेंशन है। ओके, इसके बाद निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक हो सकती है, बिल्कुल सही है। सामान्य विधेयक, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, मैंने बार बार इसको बताया है, 2024 सही है। ये लॉकडाउन के दौरान, ये आपको मेरी करंट अफेयर्स की नोट्स में मिला था, बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद यहाँ पर 61, 67, 94 और 90 दिए गए हैं, ये भी हमारी नोट्स में आपको मेंशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों में अंतर दिया गया है। इसमें लिखा है साधारण विधेयक में असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि इसमें संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है धन विधेयक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अनुच्छेद में देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 90 दिया गया है जो कि वहाँ पर पूछा है, अनुच्छेद 94 दिया गया है, ये भी वहाँ पर पूछा है। इसके अलावा 61 और 67 भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 67 देखिए, 67 में ही ये देखो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यानी यहाँ पर हमने सब कुछ मेंशन किया और 61 में ही महाभियोग है जो कि राष्ट्रपति में मैंने दिया है। ओके, अगला है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, लखनऊ में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, इसमें चारों सही है। इन्हों दोनों का भी प्रूफ आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ही सही होगा। इसके अलावा ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के देखिए, समुद्र तल में वृद्धि, प्लैंकटन का ह्रास, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना और प्रवाल विरंजन, ये चारों उसमें ऑप्शन में थे और चारों के चारों इसमें सही हैं। ओके, अगला मौर्य काल में एग्रोनोमोई कौन कहलाता था, इसमें देखिए। इसके अलावा अगली महाजनपद और उसकी राजधानी से संबंधित है,
तो इन सब का हमारे नोट्स में मेंशन किया गया है। पूरा महाजनपद के बारे में आपको बताया गया है, ये महाजनपद के बारे में। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक्सला सैपेल 1748 की संधि, ये भी आपको मेरी नोट्स में मेंशन मिलेगी। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था, इन तीनों ने भाग लिया था। कैसे? आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए 1931, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लिया था। देखिए मैंने दोनों को एकदम हेडलाइन करके आपको बताया है, हाईलाइट करके, ठीक है। तो ऐसी ही मेरी नोट्स हैं कि आपको ऐसी बात नहीं है कि हमने आपकी सुविधा के लिए वन लाइनर फॉर्म में लेकिन कॉन्सेप्चुअल तरीके से लिखा है। सिर्फ मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, जो कि सबसे अच्छी लिखने की विधि होती है, पॉइंट वाइज लिखना। इससे समझने में आपको आसानी भी रहती है, ठीक है। सब कुछ आपको मेरे नोट्स में मेंशन मिलेगा। अगला 1755 में टिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने। कैसे? मेरे नोट्स में देखिए 1755 में हैदर अली टिंडीगुल का फौजदार बना, वहाँ पर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ओके, देख लिया। सब कुछ आपको कठिन से कठिन प्रश्न, सरल से सरल प्रश्न आपको मेरे नोट्स में मेंशन मिलेंगे। भारत की पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई? ये देवलाली दानापुर, मैंने आपको करंट अफेयर्स में मेंशन किया था। इसके अलावा ये बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्ज़ापुर वाला पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने भी इसको आपको मेंशन किया बताया है। ये भी हमारी नोट्स में मेंशन था। करंट अफेयर्स का जो लोग वीडियो नहीं देखें वो वीडियो जाकर देख लें, 3-4 दिन पहले आया था वो, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बार बार मैं आपको बता रहा था, उत्तर प्रदेश के 6 रामसर स्थल को नया घोषित किया गया है। ई लोक अदालत, ये भी हमारी नोट्स में मेंशन था, छत्तीसगढ़ में हुई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा कितने सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट से मिले हैं। अगर काउंट किया जाए करंट अफेयर्स को छोड़ के तो लगभग मुझे आशा है कि 75 से ज़्यादा, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपको मिले हैं। और करंट को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो लगभग 100+ क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मेरे नोट से आए हैं। और क्या चाहिए? देखिए इतनी अच्छी नोट्स, इतने ज़्यादा क्वेश्चन जिससे मिले शायद ही कहीं आपको मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं अवेलेबल है, लेकिन मैंने भी आप लोगों की तरह ही पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, और मैंने भी देखा है कहाँ क्या कैसे होता है। इसीलिए मैंने अपनी नोट्स खुद तैयार की है, खुद बनाई है, और उसी से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी होने लगा है धीरे धीरे। आप लोग अगर इसको चाहते हैं तो ज़रूर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, शेष जानकारी बाद में। और देखिए एक सूचना और, हमारे चैनल पर आर ओ मेंस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, PDF बैच है। इसके अलावा BEO मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। लोअर मेंस का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, PDF बैच। तो सारे बैच उपलब्ध हैं, अगर आप लोग चाहें तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बारे में भी सूचना आपको जल्द ही दी जाएगी। नमस्कार।